जो G7 समिट है इसमें फ्रांस भी शामिल है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही महदूद ममालिक का एक अलायंस है। तो इसमें अगर फ्रांस भी शामिल है तो फ्रांस की भी मर्ज़ी शामिल होगी कि मोदी साहब को ना बुलाएं। तो इसमें यूएसए भी शामिल है, तो यकीनन इसमें यूएसए की भी मर्ज़ी होगी कि जनाब मोदी साहब को ना बुलाएं। 56 इंच की छाती थी, ये तो फिर दुनिया तो मतलब ये तो अकेले रह गए। लेकिन बाकी जो 6 के 6 देश थे उन्होंने सबने कनाडा से कहा कि भैया ऐसा है, ये तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं उनको भूल जाओ, मोदी को तो बुलाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में सभी को इस समय भारत की आवश्यकता है। The other 6 members of the G7 are interested in deepening their strategic partnerships with India, deepening their defense, technology, and economic ties. In fact, every day there's a new announcement about either France or UK or US doing more with India. So having India there also matters to everybody else. I think there was a strong push from other G6 to have India at the table. उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी देखें बात यह है कि इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, इट्स अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड बीइंग अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बीइंग अ बिग पॉपुलेशन, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। अमेरिकन मीडिया, कैनेडियंस जो हैं ये हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, हरगिज़ नहीं। अमेरिका को, मगरबी दुनिया को हिंदुस्तान की बड़ी ज़रूरत है। माइक कार्नी ने स्वयं फ़ोन किया मोदी जी को और मोदी जी ने उसको बहुत ही ग्रेशियसली स्वीकार भी कर लिया। तो क्या बात इतनी ही सी थी? नहीं। किस तरीके से मुंह से झाग निकल रहा है खालिस्तानियों का, यार मुझे बड़ा अच्छा लगा। कनाडा इज टू वीक टू टेक अ डिसीजन टू इग्नोर जो है वो नरेंद्र मोदी। आपका ब्लड प्रेशर मुझे बिल्कुल चरम सीमा पर चाहिए। ब्लड प्रेशर खालिस्तानियों का ऐसा होना चाहिए कि दिमाग की नस अब फटी तो तब फटी। मोदी को नहीं बुलाया तो कि भारत के विरुद्ध विश्वमन करते हैं, न केवल विश्वमन करते हैं, भारत की जो एम्बेसी है, भारत की कॉन्सुलेट है, उनको टारगेट करते हैं और सरकार कनाडा की कुछ नहीं करती। तो अब माइक कार्नी जो नए बने हैं प्रधानमंत्री कनाडा के, तो अब उनका टेस्ट हो गया। G7 उनको होस्ट करना था। तो G7 में जो 7 देश हैं वो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके साथ जो कॉमन बात है वो ये है कि भाई वो न केवल विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, पे तो वो सारे के सारे जो हैं वो डेमोक्रेसीज भी हैं। तो उसमें यूएस है, उसमें कनाडा है, उसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान है। अब 2019 के बाद से, जी हाँ, बिगिनिंग 2019, 2019 के बाद से हर साल उसमें भारत को स्पेशल इन्वाइटी के रूप में बुलाया जाता है, क्योंकि भारत जो है इस समय 4थे नंबर की इकॉनमी बन चुकी है और उस समय भी 7वें नंबर की इकॉनमी बन चुकी थी और अब तो धीरे धीरे बढ़ते हुए 3रे नंबर की इकॉनमी बनने जा रही है। तो 2019 में भारत को वहाँ पर बुलाना आरंभ कर दिया गया था, क्योंकि भारत भी एक प्रजातंत्र है। अब इस बार चूँकि भारत और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो अभी स्केल्ड डाउन हैं, वो एक निचले स्तर पर हैं, तो भारत को नहीं बुलाया जा रहा था। और इसको लेके कांग्रेस वालों ने बड़ा हंगामा मचा दिया कि ये देखो 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 देखो, हमने सबको कहा था कि देखिए मोदी जी के टाइम में भारत अलग थलग पड़ गया है। तो भाई उनको सबको, मेरा तो ये कहना था पहले भी और आज भी दोबारा कह रहा हूँ कि भारत जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो अलग थलग ही रहेगा। भारत जो है, जो भारत के साथ में कंपटीशन करते हैं उनके साथ में भारत बराबरी का हिस्सेदार बनेगा, बराबरी का। जैसे आजकल यूरोपियन यूनियन और यूके और बाकी सारे इटली जितने भी हैं सब भारत के साथ FTA करने में लगे हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, उनको भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि माइक कार्नी ने भारत को बुलाया तो नहीं था, लेकिन अंत समय में इनवाइट आ गया। माइक कार्नी ने स्वयं फ़ोन किया मोदी जी को और मोदी जी ने उसको बहुत ही ग्रेशियसली स्वीकार भी कर लिया। तो क्या बात इतनी ही सी थी? नहीं। अब सारे के सारे भेद, सारी की सारी परतें इसके पीछे की खुल रही हैं और जो लोग आलोचना कर रहे थे मोदी जी की, उनकी भी परतें खुल रही हैं। परतें क्या खुल रही हैं? अभी एक देखिए कि जो कैनेडियन स्टेट टीवी है उसकी एक एंकर या उसकी एक स्पोक्स पर्सन, उसका इंटरव्यू आ रहा था और मैं देख रहा था। और कैनेडियन स्टेट टीवी ने भी और कनाडा के जो अन्य लोग हैं उन्होंने सबने ये स्वीकार कर लिया है कि भाई हम तो नहीं बुला रहे थे, हम इसलिए नहीं बुला रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ जो एक बड़ी जनसंख्या है
बड़ी तो क्या है, मुश्किल से 3% है। हिंदू जो है वहाँ पर सिखों से बहुत ज़्यादा है। खालिस्तानियों में भी वैसे खालिस्तानियों में भी विभाजन है, और खालिस्तानी जो है वो वहाँ के जो सिखों के मुश्किल से 20% है, क्योंकि अंततः जो यहाँ से गए हुए सारे के सारे सिख हैं उनकी जड़ें भारत में हैं और वो भारत को ही अपना देश मानते हैं। लेकिन ये जो खालिस्तानियों का जो एक प्रकार का वहाँ बन गया है इकोसिस्टम, और वो इकोसिस्टम ऐसा है जिसमें गुंडे बदमाशों का वर्चस्व है, और उन गुंडे बदमाशों के चक्कर में जो भले लोग हैं वो भी आगे नहीं आते हैं और वो अपने खालिस्तानियों से बच के चलते हैं, उनके सामने नहीं पड़ते हैं। तो ये खालिस्तानियों ने वहाँ पे अपना वर्चस्व बना रखा था। लेकिन साहब बाकी जो 6, एक तो कनाडा हो गया जो कि होस्ट है, लेकिन बाकी जो 6 के 6 देश थे उन्होंने सबने कनाडा से कहा कि भैया ऐसा है, ये तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं उनको भूल जाओ, मोदी को तो बुलाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में सभी को इस समय भारत की आवश्यकता है, और भारत की आवश्यकता है तो मोदी की आवश्यकता है। मोदी को नहीं बुलाया तो आपका G7 पूरी तरह से फेलियर रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। हमको सबको भारत के साथ में आर्थिक समझौते करने हैं, आर्थिक वार्ताएं करनी है, आर्थिक वार्ता के अतिरिक्त सामरिक वार्ताएं भी करनी है। सामरिक मतलब स्ट्रेटेजिक, यानी कि लोगों को भारत के साथ में मिलिट्री अलायंस भी बनाने का शौक है इस समय। बहुत से तो अब ये कह रहे हैं कि साहब कि भारत से हमको अब आयुध यानी कि आर्मामेंट्स भी खरीदने पड़ सकते हैं। भारत के साथ फार्मा और अब जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री वो भारत की वो इतनी अधिक प्रोग्रेस कर चुकी है, भारत के बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। और दूसरे यदि हमको चीन के साथ में मुकाबला करना है तो बिना भारत के ये हो कैसे सकता है। जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है फॉर द G7 समिट, और ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। आपको पता है कि थोड़े दिन पहले ये बात चल रही थी कि क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को उस वक्त इनविटेशन नहीं भेजा गया था, इंडिया के अंदर ही मीडिया ने रिपोर्ट किया कि G7 समिट जो है वो अल्बर्टा के अंदर हो रही है, और क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को इनविटेशन नहीं भेजा गया तो शायद इस दफ़ा कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है कि हम मोदी साहब को इग्नोर करेंगे। और वो इग्नोर क्यों करेंगे? देयर इज ए लॉजिक बिहाइंड दैट, एंड दैट लॉजिक इज कि इंडिया जो है वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में इन्वॉल्व था, जिसमें एक इंडियन जो कि बंदा था जो कि कनाडा में चला गया एंड ही वाज नाउ कैनेडियन सिटीजन, जिसको इंडिया जो है वो खालिस्तान की मूवमेंट या खालिस्तानी टेररिस्ट कहता है जिन्हें, और वो जो निजर था बंदा जिसको कनाडा के अंदर कत्ल कर दिया गया था, और उस वक्त के साबिक जो सदर थे, वजीर आजम थे, उन्होंने ये कहा था कि डेविड ट्रूडो साहब ने कि इंडियन गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद इंडियन जो हाई कमिश्नर थे दिल्ली ऑटवा के अंदर उनको बुलाया गया, जिसपे वो गए नहीं और उन्होंने वो वहाँ से वापस अपने मुल्क चले गए। तब से हालात ऐसे थे दोनों मुल्कों के कि लग ये रहा था कि थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। लेकिन G7 समिट जो है आपको पता है पिछले 2019 से लेके नरेंद्र मोदी साहब को हमेशा इस पे इनवाइट किया गया, और वो जाते थे जहाँ भी दुनिया में समिट होती थी। लेकिन इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू किया और इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि इस दफ़ा नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया जा रहा। तो अगर नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया जा रहा तो दैट इज़ वन थिंग विच मस्ट बी अंडरस्टूड कि इस दफ़ा कनाडा इग्नोर कर रहा है। और उसकी रीजंस ये हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट उस वक्त ये फैसला कर गई थी कि इंडिया के साथ मामलात हमारे ख़राब हैं तो हमें इंडिया को इग्नोर करना है। दैट इज़ वन थिंग। आपको पता है ये हरदीप सिंह निजर का वाक़े का सारे जो सरी ब्रिटिश कोलंबिया में जून 2023 में एक बंदा मर्डर हुआ था। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्क जो है कार्नी, इन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया। दैट इज़ वाइज मूव बाय द वे। मार्क कार्नी उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी देखें बात ये है कि इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, इट्स अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी,